हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वंदर योगा की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 61। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और अपनी तैयारी करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन +1 होमवर्क रहेगा आपके लिए। और आप देखिएगा कि आउट ऑफ 20 आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक। केमिस्ट्री सारे क्वेश्चन है, कॉम्बाइंड है क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज है। 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हम लोगों ने, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डाले नहीं हैं। लास्ट ईयर जो वंदरवा का पेपर होता था, इससे पिछले बार में अभी 2025 से पहले के जो पेपर होते थे उसमें मैथ्स का पोर्शन नहीं आता था, बट इस बार उन्होंने मैथ्स का पोर्शन भी सिलेबस में शो किया हुआ है, ठीक। तो थोड़ा सा मैथ्स की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे साथ में, बट ऑलमोस्ट क्या है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल होमवर्क दिया था। निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक मोनोएसियस प्लांट। तो इस पे आप लोगों ने देखा होगा कि कल आपने आंसर किया था कि इसका राइट आंसर पपाया होगा। कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किया हुआ है, बढ़िया। इसका राइट आंसर पपाया ही है, पपीता ही है। कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी फूल की बात करेंगे, एक लिंगी पौधों की बात करेंगे तो एक लिंगी फूल या फिर यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं और जिन फूलों में केवल एक ही प्रकार का प्रजनन अंग होता है, या तो नर या फिर मादा, उन्हें एक लिंगी फूल कहते हैं, ठीक हो गया। जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है बॉडी का एक ही होता है, उन्हें एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। पपीते के पौधों में या तो फिर मेल फूल होते हैं या फिर फीमेल फूल फ्लावर्स होते हैं, ठीक हो गया, जिससे एक लिंगी पौधा बन जाता है। और जो सरसों है, गुड़हल है और मटर है, ठीक हो गया, इन पौधों के फूल उभयलिंगी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक। इनको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक हो गया। इनके फूलों में जो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर पपाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक। 100 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो एक और पार्ट इसका बचेगा और ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं एक दिन के 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स करवाऊंगा, तो हमारे पेपर तक लगभग 3 या 4 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे बढ़िया करके। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन, पहला अमीबा है, दूसरा है यीस्ट, ठीक हो गया, यीस्ट या फिर इसको खमीर बोलते हैं, ठीक, मलेरिया और पैरामीशियम, ठीक, एमोबिया, ठीक, और यीस्ट, ठीक, मलेरिया और पैरामीशियम, ठीक हो गया। रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक्स प्लेस, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है, इसका राइट आंसर यीस्ट है। और कहीं ना कहीं किस में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी ये देखने को मिलता है। अच्छा, मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका होता है, इसमें मूल जीव के शरीर पर एक नया जीव विकसित हो जाता है। माना कोई एक जीव है तो इसके शरीर पे एक उभार आ जाता है और धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है और ये इससे अलग हो जाता है। तो मूल जो जीव होता है, मूल जीव के बॉडी पे जो उभार आता है, इस उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं, ठीक हो गया। तो जो मुकुलन होता है एक अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक। अच्छा, आप ये देखेंगे कि हाइड्रा भी जो होता है, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, ठीक। और ये ताजे पानी में रहता है और पुनर्जनन की क्षमता रखता है, ठीक हो गया। और जो हाइड्रा होता है ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये क्या करेंगे, एक मुकुल जनरेट करेंगे, मुकुल जनरेट करने के बाद धीरे धीरे इसका विकास होगा और इससे अलग हो जाएगा। तो ये मुकुलन द्वारा प्रजनन एक्चुअल में यीस्ट में, इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यीस्ट है और हाइड्रा भी एक और ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है,
हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। और हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखा है, फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखा है, और फ्रॉम द डक्टाइल ग्लैंड लिखा है, और नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। ठीक हो गया। हार्मोन जो स्रावित होते हैं, ठीक हो गया, हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होते हैं। जो हार्मोन सेक्रेटेड होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। ठीक हो गया। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका रहित होती हैं। ठीक हो गया। नलिका रहित ये ग्रंथियां होती हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं। और नलिका रहित जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक हो गया, उसका एग्जाम्पल है, ठीक हो गया, थायराइड। इसका एग्जाम्पल है थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसको, और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि भी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। तो हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। आपने ये क्वेश्चन बहुत बचपन में पढ़ा होगा, साइंस की हर बुक में क्वेश्चन मिलता था। ठीक हो गया। द ग्वाइटर और इसोफेगस डेवलप्स इनटू चीनी की कमी से, लैक ऑफ शुगर, आयोडीन की कमी से, आयोडीन डिफिशियंसी, रक्त की कमी से, फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, मोटापे से, फ्रॉम ओबेसिटी। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण ये होता है। तो ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता जो है वो आयोडीन की शरीर में कमी से पनपता है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है, थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है। तो थायरॉक्सिन से आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि थायरॉक्सिन का जो श्रावण होता है वो थायराइड से होता है। ठीक हो गया। वेयर इज थायरॉक्सिन सेक्रेटेड, तो थायराइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व और बेचैनी। ठीक हो गया। द स्ट्रक्चर विच आइडेंटिफाइज द स्टिमुलस इज कॉल्ड, एक है रिसेप्टर, इन्फ्लुएंसर, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्टलेसनेस। ठीक हो गया। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। ठीक हो गया। ग्राही हम लोग इसको कहते हैं, ग्राही होती है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज द स्टिमुलस, हाँ, जो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। उद्दीपन मतलब होता है कि माना किसी चीज़ से किसी नई चीज़ का जनरेट होना। ठीक हो गया। ये ग्राही या रिसेप्टर से इसको पहचान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो 67 में लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। इन विच पार्ट डज ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ठीक, रूट है, स्टीम तना है, पत्ता लीफ और फूल फ्लावर्स हैं। ठीक हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है एक्चुअल में कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है। ठीक हो गया। और पत्तियों में जो अधिकांश जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों में रंध्र नामक एक छोटे से छिद्र से होता है, स्टोमेटा से होता है। ठीक हो गया। ये स्टोमेटा से होता है। ठीक। और स्टोमेटा, ठीक, छोटे जो रंध्र होते हैं, ये रंध्र के माध्यम से होता है। और रंध्र पौधों में गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार होते हैं, गैस के विनिमय के लिए। ठीक हो गया। ये क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो अधिकांश जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों से होता है। तो इसका राइट आंसर पत्तियां होगा, लीफ होगा। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68,
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक हो गया। वृक्क का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक। द किडनी इन ह्यूमंस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू, पहला लिखा है इसने ऑप्शन पोषण, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इमिशन और ट्रांसपोर्ट। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र का जो भाग होता है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, इमिशन का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक हो गया। हाँ, तो वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। किडनी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन। ठीक हो गया। या इमिशन। ठीक हो गया। एक्सक्रेशन भी इसको या इमिशन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। तो जब मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ या इस क्वेश्चन को पढ़ रहा होता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, तब तक आप इसका आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, आंसर इस पर डिस्कस कीजिएगा, फिर आप देखिएगा लास्ट में कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, ठीक, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन। ठीक हो गया। अब देखिएगा क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के वायवीय भागों से या हवाई भाग से पानी वाष्पित होता है। मुख्य रूप से पत्तियों पर रंध्रों के माध्यम से होता है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। तो यह जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ट्रांसपिरेशन, ठीक हो गया, ट्रांसपिरेशन इसका राइट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इमिशन और एक्सक्रीटेबिलिटी। ठीक हो गया। तो देखते हैं इसमें, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो श्वसन क्रिया से होगा। ठीक हो गया। वो श्वसन प्रक्रिया के द्वारा होगा, क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो वैसे ही ऊर्जा नहीं होगी। ठीक हो गया। इसका जो ऑप्शन होता है वो पोषण होने की पॉसिबिलिटी भी। अब देखिएगा, श्वसन इसलिए इसका राइट आंसर है क्योंकि शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, और ये पोषक तत्व शरीर में टूट कर क्या करते हैं, ऊर्जा का प्रदान करते हैं, ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी जो ऊर्जा होती है वो ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया या एटीपी संश्लेषण के लिए जरूरी होती है। ठीक हो गया। अभी देखिएगा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है कहलाता है वो श्वसन है। ठीक हो गया। श्वसन ही वास्तव में शरीर की ऊर्जा के लिए या चयापचय की प्रक्रिया के लिए ये क्या होता है, ऊर्जा इसको उत्पादन करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सॉरी। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सीधे हम लोग आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो मे बी हमारा टाइम कम लगेगा। बट देखिए, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन है 71, मान लो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसका तुरंत से आपको आंसर बता दूं, एक ही आंसर कि हाँ भैया ये सही होगा। तो इससे होगा हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन ही क्लियर हो पाएगा। ठीक हो गया।
माना हम इन क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, एक नहीं 4 टॉपिक हमारे क्लियर हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन में हमारे एक टॉपिक नहीं 4 टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से आप इन सारे ऑप्शंस को देखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बनेगा। ठीक हो गया। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात करें तो ये अदिश राशि होती है। देखिए सदिश राशि स मतलब होता है होना और दिश मतलब होता है दिशा। ठीक, तो सदिश का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है। दिशा के साथ साथ क्या भी होता है, परिमाण भी होता है। ठीक हो गया। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन भी एक अदिश राशि है, ताप भी एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक हो गया। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, 2 बार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 71 का डी, विस्थापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में पहचाने कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? देखिए जो त्वरण होता है इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर चौथा ऑप्शन है। देखिएगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर, किलोग्राम्स, किलोमीटर और मीटर पर सेकंड। तो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड हो गया। अपॉन में टाइम का अगेन सेकंड आ गया, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, ये ऊपर जाएगा यहाँ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड की पावर क्या आ जाएगी, 2। या फिर कभी कभी इसको मीटर सेकंड की पावर माइनस क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड है, तो इसका आंसर तो हमें खुद ही से आ गया। तो मात्रक में जरूरी नहीं कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखे तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए। मात्रक में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रख के वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक हो गया। तो मात्रक एवं मापन में विमाओं और मात्रकों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा पेपर से पहले। वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन देखिएगा किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, देखो नन ऑफ दीज। वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा है किलोग्राम प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक हो गया। तो ऊपर हम लोगों ने देखा है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट लिखा हुआ है, तो मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक, न्यूटन किसका मात्रक है? ठीक हो गया। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो इसने लिखा है बल का, कार्य का, त्वरण का और वेग का। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, देखिएगा यह है फोर्स, दूसरा लिखा है वर्क, तीसरा लिखा है एक्सेलरेशन, चौथा लिखा है क्या, वेलोसिटी। तो न्यूटन जो होता है वो बल का SI पद्धति में मात्रक होता है, और बल का CGS पद्धति में भी एक मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ठीक हो गया, डाइन कहते हैं। ठीक, डाइन CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है। और न्यूटन, क्योंकि F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं MA होता है, तो इस मास का यूनिट होता है kg,
एक्सेलरेशन का अभी निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी फोर्स का यूनिट होता है और एक यूनिट इसका क्या है, न्यूटन भी है। और सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है या फिर डाइन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आपको देखा, अभी आपने देखा होगा कि न्यूटन जो होता है इसी को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसकी यूनिट कह रहे थे। तो 1 न्यूटन में 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, पहला है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर है ये। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 75, ये हो गया। अब 76, जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ क्या दिख रहा है, इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इनर्शिया। ठीक हो गया। हाँ, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया में पहला इसने ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कि यही प्रिंट हो गया है, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। देखिएगा जड़त्व किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट ऑलवेज अपोज टू चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक हो गया। जड़त्व किसी वस्तु का क्या है, अंतर्निहित गुण है, एक अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। मतलब जो गति में होगी तो गति में ही रहेगी, वो विराम में आने का विरोध करेगी, विराम में है तो वो गति में आने का विरोध करेगी। व्हेन अ बॉडी इज इन अ रेस्ट सो इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इट ऑलवेज अपोज टू चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक हो गया। जब कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में होगी तो ये रेस्ट में आने का अपोज करेगी। ठीक, तो ये एक इनर्शिया है और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सारी की सारी वस्तुओं के लिए लगता है, तो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। ठीक हो गया, इन इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, 1 पास्कल बराबर होता है। तो सबसे पहले पास्कल की बात करेंगे, तो पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दाब। दाब मतलब हो गया क्या, प्रेशर। ठीक हो गया। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है। ठीक हो गया। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ क्या, प्रेशर, पास्कल इज द यूनिट ऑफ क्या, प्रेशर। ठीक हो गया। अब देखिएगा, जब ये हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इस पे हम लोग समझते हैं कि दाब बराबर क्या होता है। ठीक हो गया। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक हो गया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक हो गया। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, अपॉन में क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इसी को हम लोग केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो होता है न्यूटन को हम लोगों ने क्या कहा था, F इज इक्वल टू ma फोर्स का वैल्यू था, फॉर्मूला था, मास का यूनिट केजी होता था, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन के अलावा भी। तो केजी मीटर ये हो गया, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर हो गया, और इसके अपॉन में भी क्या है, इसके अपॉन में एरिया है, तो मीटर का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसका एक यूनिट और आ गया, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है और दुगुना हो जाता है। देखिएगा, प्रेशर ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, इट ग्रोज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज और डबल्स। ठीक हो गया। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर, माना किसी चीज़ का क्षेत्रफल हम कम करते रहेंगे तो उसमें दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया।
तो माना हम लोग संपर्क का क्षेत्र या फिर कॉन्टैक्ट एरिया को हम लोग कम कर देंगे तो इसका दाब जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, जल का SI मात्रक में घनत्व क्या होता है। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अभी कह रहा है कि जल का SI मात्रक में घनत्व होता है 10 kg पर मीटर, 100 kg पर मीटर, 1000 kg पर मीटर, 500 kg पर मीटर। ठीक हो गया। द SI यूनिट ऑफ वाटर हैज़ डेंसिटी 10 kg पर मीटर क्यूब, 100 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड 500 kg पर मीटर क्यूब। तो घनत्व जो डेंसिटी होती है द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आयतन होता है। ठीक हो गया। तो द्रव्यमान का यूनिट kg होता है अपॉन आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब। kg मीटर क्यूब देखिएगा, kg मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं लगी है, मीटर पे ये क्यूब है। देखिए ये इससे मीटर पे क्यूब है, इसके मीटर पे भी क्यूब है, इसके मीटर पे भी क्यूब है। ठीक हो गया। तो जल का SI मात्रक में घनत्व क्या होता है इसने पूछा हुआ है। तो kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी सबके समय। ठीक हो गया। तो SI प्रणाली में कहता है। ठीक हो गया। SI प्रणाली में जल का जो घनत्व होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी राइट आंसर है। ठीक, 79 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 80। वॉट निम्नलिखित में किसका मात्रक है। वॉट इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का और इनमें से कोई नहीं। वर्क, एनर्जी, पावर एंड नन ऑफ दीज लिखा है इसने। तो कार्य बराबर, ठीक हो गया, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। ठीक हो गया। ऊर्जा का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक हो गया। शक्ति पावर P इज इक्वल टू, ठीक हो गया, P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन का यूनिट जूल होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक हो गया, जूल पर सेकेंड। और ऐसे ही जो पावर का जो यूनिट होता है वो क्या भी होता है, वॉट भी होता है। तो वॉट जो होता है वो शक्ति का यूनिट है, ये इसी को हम लोग जूल पर क्या भी कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 वॉट में कितने जूल पर सेकंड होते हैं, तो 1 जूल पर सेकंड होते हैं। और 1 किलोवाट ये कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, अब आपने आकलन कर लिया होगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, या आप नहीं कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी तैयारी किस स्तर से चल रही है। ठीक हो गया। और आज आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर कल आपको फिर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक हो गया, कल इसको भी डिस्कस करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। बहुत अच्छा हो, इजी क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंगी क्लॉक लिखा है इसने। ठीक हो गया। तो पहला ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, दूसरा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वन इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड फोर्थ वन इज केमिकल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और कमेंट बॉक्स में जैसे कल कुछ 2 या 3 लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स किया हुआ है। ठीक, तो जैसे जैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा तो आप अपने मन से जब आप वीडियो देखते हैं और लास्ट तक आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। माना आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, जो इस कल के क्वेश्चन का जो पपाया वाला आंसर था, इसमें हमारे प्रवीण चौधरी जी हैं, इन्होंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बोला है। जल्दी प्रवीण चौधरी जी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। और इसमें गौरी 8979 है, इन्होंने राइट आंसर दिया था पपाया। ठीक, और हर्ष नेगी जी हैं, लगातार हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं। ठीक, इन्होंने पपाया और विथ एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया।
तो हमने इनको रिस्पांस भी किया था। तो ऐसे आपको कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा ये पता चलता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंगी क्लॉक आपको पता चलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिएगा और बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।